बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न उर्दू विद मिसेस सादिया फरहान से मैं जमात हश्तम की नज़म मिल के रहो की हल शुदा मश्क के अगले हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की मश्क का बकिया हिस्सा। तो आज हम यहाँ सवाल नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें है नज़म मिल के रहो में से लिए गए दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। तो यहाँ अल्फाज दिए गए हैं: नाज, बिखर जाओगे, रुसवाई, रंजिशें, मिल्लत, अपनाए, शमे हिदायत, आबा और चमन। तो सबसे पहले जुमला है, इत्तेहाद से तुम तरक्की करोगे मगर ना इत्तफाकी से बिखर जाओगे। हमारा दीन चाहता है कि हम मोहब्बत के असूल अपनाएं। हमें ऐसे काम करना होंगे जिन पर अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत पर नाज हो। एक सच्चा मुसलमान पूरी दुनिया के इंसानों के लिए शमे हिदायत बन जाता है। लड़ाई और नाइत्तफाकी का अंजाम रुसवाई और बर्बादी होता है। हमें नेकी के कामों में अपने अजीम आबा की पैरवी करना होगी। हमारा वतन एक चमन की तरह है जिसके हम फल फूल हैं। हमें चाहिए कि रंजिशें बुलाकर इत्तेहाद और इत्तफाक से रहें। हमें अपनी कौम व मिल्लत के लिए फ़ख्र बनकर जीना होगा। इसका बे हिस्सा है, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। यहाँ हर जुमले के आखिर में 2 लफ्ज़ दिए गए हैं। आपने उसमें से एक मुनासिब लफ्ज़ जो वहाँ पर मुनासिब लगता है उसको इस्तेमाल करके खाली जगह पुर करनी है। तो सबसे पहले है, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर ये वतन पाया। पाक वतन की बुनियादों में शहीदों का लहू शामिल है। आपस में लड़ाई झगड़े करने से कौम बिखर जाती है। हमें सारी दुनिया के लिए मोहब्बत और प्यार की पहचान बनकर जीना होगा। हम सब एक दूसरे से तस्बीह के दानों की तरह जुड़े हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक से हम फौलाद की तरह मजबूत हो सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब की मदद से वाज़े करें। तो यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं वो हैं इंसान, मिल्लत, शामिल, उसूल, लहू, चमन, मोहब्बत और तस्बीह। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर इन अल्फाज पर एराब लगाकर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ से इनके एराब नोट कर सकते हैं। सुलभा मिल के रहो नज़्म का सवाल नंबर 4 है, नज़्म मिल के रहो के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। मिसरा आपको पता है, शेर की एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। तो यहाँ पे मिसरे दिए गए हैं, हमने उसमें खाली जगह में जो अल्फाज दिए गए हैं वो मुनासिब अल्फाज नज़्म में से तलाश करके मिसरे मुकम्मल करने हैं। तो पहले है, कितनी कुर्बानियाँ दे के ये वतन पाया है। इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो। तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे। मुल्क ही जब ना रहेगा तो किधर जाओगे। एक तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। आपकी आसानी के लिए अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर उनके जुमले बनाए गए हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है बर्बाद, जिसका मुतज़ाद लफ्ज़ होगा आबाद। उसके बाद है फूल, कांटा। हिदायत, जिसका मुतज़ाद लफ्ज़ होगा गुमराही। दुनिया, आखिरत। प्यार, नफ़रत। लड़ाई, सुलह। शहीद, गाजी। रुसवाई, इज़्ज़त। इनके जुमले सामने दिए गए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नंबर 6 है, नीचे सतर में दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज दूसरी सतर में लिखें। उर्दू ज़ुबान में सतर लाइन को कहा जाता है। इंग्लिश में आप लाइन कहते हैं, उर्दू में एक सतर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम आवाज़ अल्फाज देखते हैं। चमन का हम आवाज़ लफ्ज़ होगा वतन। बिखर, किधर। सामान, आसान। उसूल, रसूल। खिल, मिल। नाज, राज। बर्बाद, आज़ाद। सवाल नंबर 7 है, नीचे दिए गए शेर में फौलाद की ताकत और शमे हिदायत से शायर की क्या मुराद है। तफसील के साथ इन अल्फाज की वजाहत करें। फौलाद की ताकत से मुराद है बहुत ज़्यादा मजबूत, यानी इत्तेहाद और इत्तफाक कौम को फौलाद जैसी ताकत बख्शता है। शमे हिदायत से मुराद है हिदायत की रोशनी अता करने वाली शमा, यानी जिससे दुनिया में जहालत और गुमराही के अंधेरे दूर हो जाते हैं। तलबा यहाँ सवाल नंबर 8 में दिया गया है, दर्ज झैल अल्फाज की तज़कीर व तानीस वाज़े करें। यानी ये बताना है कि इनमें से कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस।
اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مذکر اور مؤنث الفاظ کی فہرست الگ الگ دی گئی ہے۔ یہاں مذکر الفاظ ہیں چمن، وطن، پیار، اصول اور ناز، جبکہ مؤنث الفاظ ہیں یہاں پہ قربانی، دنیا اور قوم۔ مشق میں سوال نمبر 9 ہے، نظم مل کے رہو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی درست کا نشان لگا کر کریں۔ یہاں پہ پہلا جملہ اس وطن کی تعمیر میں ہزاروں پھول اجڑے ہیں، درست ہے۔ دوسرا جملہ ہے متحد ہو جانے سے فولاد جیسی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، یہ بھی درست ہے۔ تیسرا جملہ ہے اس چمن میں غازیوں کا لہو شامل ہے، یہ غلط ہے۔ اگلے جملے میں ہے ہمیں گندم کے دانوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ اور آخری جملہ ہے ہمیں آباء و اجداد کی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، ابھی درست ہے۔ طلباء مشق کا سوال نمبر 10 ہے، نظم مل کے رہو کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو یہ پہلی ویڈیو میں آپ کو اس کا مرکزی خیال بتایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ہے ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دینا یا الفاظ وضع کرنا۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہوئے لغت میں الفاظ کی ترتیب میں یہ بات ملاحظہ کی ہوگی کہ لغت میں تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے دیے گئے ہوتے ہیں، جن کو آپ انگلش میں الفابیٹیکلی الفاظ کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلے الف سے بننے والے لفظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بے اور پھر اسی ترتیب سے دوسرے حرفوں سے۔ نیز الف سے بننے والے لفظ آ ترتیب میں پہلے دیا جائے گا اور الف بے سے بننے والا لفظ الف بے اب ترتیب کے حوالے سے بعد میں آئے گا۔ جیسے کتاب ابتدا، شاعر بات، روشنی کو الف بائی ترتیب کے صورت میں یوں مرتب کیا جائے گا، ابتدا، اس کے بعد لفظ ہوگا بات، پھر روشنی، شاعر اور آخر میں کتاب۔ ردیف وار الفاظ وضع کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں آنے والے حرف سے اگلے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے۔ مثلاً اجازت سے بننے والے لفظ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا پہلا حرف طے ہوگا، جیسے تاریخ۔ اسی طرح ایک لفظ کی ردیف سے اگلا اور اس لفظ کی ردیف سے اس سے اگلا لفظ بنایا جاتا ہے اور اس سے کسی بھی حد تک پھیلایا جا سکتا ہے، جیسے اجازت، تاریخ، خامی، یقین، نصاب، بساط، طبیعت، تقدیر۔ یہ الفاظ صرف ایک لفظ اجازت کی ردیف سے سلسلہ در سلسلہ وجود میں آئے ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں اساتذہ طلباء کے مابین بیت بازی کا مقابلہ منعقد کرواتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اگلا شعر پچھلے شعر کے آخری لفظ کے آخر میں آنے والے حرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ ردیف وار الفاظ وضع کرنے میں بھی یہی اصول عمل میں لایا جاتا ہے اور اس کا مقصد طلباء کی لفظ بنانے کی صلاحیت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اب اس مشق میں سوال نمبر 11، اب آپ مشعل سے 10 الفاظ ردیف وار وضع کریں۔ تو یہاں پہ مشعل سے جو ردیف وار الفاظ ترتیب دیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے فہرست کے صورت میں دیے جا رہے ہیں۔ تو ذرا آپ مشعل سے ردیف وار الفاظ کی ترتیب دیکھیے۔ لازم، محتاج، جوان، نرمی، یاد، درست، تاریخ، کامیاب، بہتر، راز۔ امید ہے طلباء آپ ردیف وار الفاظ کو وضع کرنا سیکھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کسی بھی لفظ سے ردیف وار الفاظ بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کی نظم کی یہ مشق اب اختتام کو پہنچی ہے۔ ابھی سبق آپ کا جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس نظم کی تشریح کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک اللہ حافظ۔